गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड चैप्टर वैद्युत विभव के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले है वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर का अर्थ है कि मान लिया कि यहाँ पर O पॉइंट पर कोई प्लस Q कूलम का आवेश रखा हुआ है। निश्चित रूप से इस आवेश का चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु A व B हैं, हमने मान लिया कि इस B बिंदु पर कोई अन्य परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो कन्फर्म इस Q0 आवेश पर इस आवेश के इलेक्ट्रिकल फील्ड या वैद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल कार्य करेगा। मान लिया कि इस पर लगने वाले विद्युत बल का मान F है। यदि इस Q0 परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में इस B बिंदु से एक बिंदु तक लाया जाए, तो किए गए कार्य व परीक्षण आवेश के अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं, अर्थात BA माइनस BB इक्वल टू W/Q0। कुल मिलाकर इस प्रकार से विद्युत विभवांतर को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब बात आती है कि वैद्युत विभव क्या है। यदि इस B बिंदु को अनंत पर माना जाए, तो अनंत पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का मान W व परीक्षण आवेश का मान Q0 हो, तो इस A पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान BA इक्वल टू W/Q0 के तुल्य होगा। इस आधार पर हम विद्युत विभव को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। अगर हम यहाँ पर विद्युत विभव का यूनिट निकालें, इसका मात्रक निकालें, तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक हो गया कूलम, तो विद्युत विभवांतर या विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम। ये हो गया विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक, और इसी को हम वोल्ट कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। हमें हम मान के चले कि माना हमारे पास कोई एक आवेश है और वो किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो अगर वो आवेश B विभवांतर पर गति करता है और उसके द्रव्यमान का मान m है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य का मान उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा के तुल्य होगा। और यहां से आप निकाल चुके हैं, एक फार्मूला प्राप्त हो गया आपको, कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश। मान लिया कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान डेल्टा B है, आवेश का मान Q है, तो किए गए कार्य का मान W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा B के बराबर होगा। और यही कार्य उस m द्रव्यमान के कण के द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। यदि कण द्वारा अर्जित वेग का मान v हो, तो अर्जित गतिज ऊर्जा का मान k इक्वल टू हाफ mv² हो गया। यहाँ से इसके द्वारा अर्जित वेग का मान v इक्वल टू √2q डेल्टा b अपॉन m के बराबर होगा। इस फार्मूले के द्वारा किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में गतिमान किसी m द्रव्यमान के कण के द्वारा अर्जित वेग के मान को ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत विभव का अभी आपने मात्रक निकाला, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात करना चाहें, तो कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T-2, और यहाँ पर आवेश के लिए हो गया AT, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL2T-3A-1। ये विभव का विमीय सूत्र होगा। अगर हम यहाँ पर इस फार्मूले से प्राप्त हो गया कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर। सपोज करिए अगर हम आवेश को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में लें, तो हम इसके दूसरे मात्रक को इस प्रकार भी ले सकते हैं। इसका दूसरा मात्रक हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका मतलब कि कार्य का दूसरा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। और आपको याद रखना है, सदैव एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान
1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 जूल के तुल्य होता है। अभी तक आपने पढ़ा वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभव अंतर। अगला है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। माना कि O पॉइंट पर कोई प्लस Q कूलम का आवेश रखा है। इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में R दूरी पर स्थित किसी पॉइंट A पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अभी तक आप पढ़ चुके विभव की परिभाषा के अनुसार एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। हमने मान लिया किसी Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से एक पॉइंट तक लाया गया तो किए गए कार्य व परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात इस A पॉइंट के वैद्युत विभव के बराबर होगा। हमें इसी A पॉइंट के वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट C पर जिसकी दूरी x है अन्य कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो कंफर्म है कि Q और Q0 के बीच विद्युत बल कार्य करेगा। यदि आवेशों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो लगने वाले बल का मान कूलॉम के नियम से F = 1/4 pi epsilon 0 K Q Q0/x² होगा। यदि इस Q0 परीक्षण आवेश को C से B तक अल्प दूरी dx से विस्थापित किया जाता है तो किए गए अल्प कार्य का मान dw = -f × dx होगा। क्योंकि यहाँ पर बल की विपरीत दिशा में विस्थापन है इसलिए कार्य का मान ऋणात्मक होगा। अगर हम इस कार्य की वैल्यू का मान निकालें तो इस अल्प कार्य का मान dw = f की वैल्यू हो गई 1/4 pi epsilon 0 K Q Q0/x² × dx के बराबर हो गया। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर A पॉइंट पर विद्युत विभव का मान निकालना चाहते हैं तो हमें अनंत से A पॉइंट तक लाने में कुल कार्य का मान ज्ञात करना होगा। तो अनंत से A तक लाने में कुल किए गए कार्य का मान W = ∞ to R dW के तुल्य होगा। यहाँ dW की वैल्यू को रखा तो इसकी वैल्यू का मान हो गया ∞ to R -1/4 pi epsilon 0 K Q Q0/x² × dx हो गया। यहाँ पर इस कार्य का मान हो गया W = -Q Q0/4 pi epsilon 0 K कांस्टेंट है इसको बाहर कर लिया। इसका इंटीग्रल हो गया ∞ to R 1/x² dx। आप लोगों को सबको पता है 1/x² का समाकलन -1/x होता है तो इसकी वैल्यू का मान हो गया -Q Q0/4 pi epsilon 0 K। इसका समाकलन हो गया -1/x और इसकी लिमिट है ∞ to R। अगर हम लिमिट का मान रखेंगे तो यहां से आ गया कुल कार्य का मान W = -Q Q0/4 pi epsilon 0 K। ये लिमिट यहां रखिए तो यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो गया -1/R + 1/∞। 1/∞ का मान 0 हो गया तो यहाँ पर कुल किए गए कार्य का मान W = 1/4 pi epsilon 0 K Q Q0/R। ये निकाल लिया Q0 आवेश को अनंत से A पॉइंट तक लाने में कुल कार्य। लेकिन हम निकालना चाहते हैं डेरिवेशन में A पॉइंट पर विद्युत विभव का मान। आपके सामने फार्मूला है VA = W/Q0। अगर यहाँ पर हम W की वैल्यू रखें तो VA = हो गया 1/4 pi epsilon 0 K Q Q0/R × Q0। ये कैंसिल हो गया। इसका मान हो गया 1/4 pi epsilon 0 K Q/R। इस फार्मूला को आपको याद रखें। किसी आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पर विद्युत विभव का मान सदैव 1/4 pi epsilon 0 K Q/R के बराबर होता है। इस फार्मूले का उपयोग करके किसी आवेश के कारण विद्युत विभव के मान को ज्ञात किया जा सकता है। अभी तक आपने पढ़ा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान और उसका फार्मूला आपने निकाला V = 1/4 pi epsilon 0 K Q/R। इसमें आपको ध्यान रखने की बात है कि विभव एक अदिश राशि है। यदि कहीं पर कई आवेश हैं और उनके कारण हमें किसी पॉइंट पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो सभी आवेशों के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करके उस पॉइंट पर परिणामी विभव का मान उन सभी विभवों के बीच बढ़ती योग के बराबर होगा। अब अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का
हमें ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव के कारण विभव का मान हम दो स्थितियों में ज्ञात करेंगे, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो पहला पॉइंट है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। मान लिया कि ये हमारे पास 2L लंबाई का एक AB द्विध्रुव है, ये AB द्विध्रुव है, -q आवेश +q आवेश, इसका मिडिल पॉइंट O, यहां से यहां तक की दूरी का मान 2L है। इसके मिडिल पॉइंट O से इसकी ये है अक्षीय स्थिति, मिडिल पॉइंट O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट A पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि +q आवेश के कारण यहाँ विभव का मान V1 व -q आवेश के कारण विभव का मान V2 है। तो आपको विभव का फार्मूला भी आप पढ़ चुके, K परावैद्युतांक के माध्यम में q आवेश के कारण विभव का मान 1/4πε0 के q/r के तुल्य होता है। तो यहाँ पर +q आवेश के कारण विभव V1 का मान V1 = 1/4πε0 के q/, यहां से यहां तक की दूरी है r - l, ये हो गया r - l। इसी प्रकार से -q आवेश के कारण विभव का मान V2 = 1/4πε0 के, यहां आवेश की वैल्यू है -q और डिस्टेंस है r + l, ये हो गया r + l। विभव का मान धन भी हो सकता है, विभव का मान ऋण भी हो सकता है। ये मान विभव का धनात्मक और ये विभव का मान ऋणात्मक। परिणामी विभव का मान इन दोनों विभवों के बीच करती योग के बराबर होगा, क्योंकि अभी आपको हम बता चुके विभव अदिश राशि है, इसलिए किसी भी पॉइंट पर परिणामी विभव का मान सारे विभवों के अलजेब्रिक सम के बराबर या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो एक पॉइंट पर विभव का मान V = V1 + V2 हो गया। दोनों वैल्यूज के मान रखे, दोनों में यहाँ पर q/4πε0 के को हमने कॉमन कर लिया, ये हो गया q/4πε0 के, ये हो गया 1/r - l - 1/r + l। इसको सॉल्व किया, ये हो गया v = q/4πε0 के, इसका एलसीएम हो गया यहाँ पर r² - l², ये हो गया r + l - r + l। यहां पर ये r से r कैंसिल हो गया, ये हो गया 2L3। और आप इसके पहले पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान P = 2L × Q के बराबर होता है। तो कंफर्म है कि ये वैल्यू P द्विध्रुव आघूर्ण की हो गई। तो इस पॉइंट पर विभव का मान V = 1/4πε0 के P/r² - l²। इस फार्मूले का उपयोग करके हम अच्छी अवस्था में किसी पॉइंट पर यानी किसी एक पॉइंट पर वैद्युत विभव के मान को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि इस L का मान R की तुलना में बहुत कम है, अर्थात L much less than R, तो L² को R² की तुलना में नगण्य मानकर, नेग्लिजिबल मानकर छोड़ा जा सकता है, शून्य माना जा सकता है। तब इस A पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान V = 1/4πε0 के P/r² के तुल्य होगा। इस फार्मूले का उपयोग करके वैद्युत विभव के कारण अक्षीय अवस्था के किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा वैद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति विभव। अगला है इसी वैद्युत विभव के कारण निरक्षीय स्थिति विभव। ध्यान दें, यहाँ पर ये मान लिया 2L लंबाई का विभव हो गया A B -q + q, मिडिल पॉइंट O, ये हो गई 2L लंबाई। तो इसके मिडिल पॉइंट O से निरक्षीय स्थिति, ये कहलाती है निरक्षीय स्थिति, r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमने इस P पॉइंट को A और B से मिला लिया। मान लिया ये दूरी आपकी L है, ये डिस्टेंस R है, तो कंफर्म है कि जब दूरियां √L² + r² होंगी। मान लिया +q आवेश के कारण P पॉइंट पर विभव का मान V1 व -q आवेश के कारण विभव का मान V2 है। तो अभी आप इसके पहले पढ़ा चुके, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान 1/4πε0 के q/r के तुल्य होता है। इस फार्मूले का उपयोग करने पर +q आवेश के कारण विभव का मान V1 = 1/4πε0 के, यह हो गया q/r का मान है √L² + r² होगा। इसी प्रकार से -q आवेश के कारण विभव V2 = 1/4πε0 के, यहाँ पर आवेश की वैल्यू -q है
माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। हमें इस पी पॉइंट पर परिणामी विभव का मान ज्ञात करना है, तो परिणामी विभव का मान इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। दोनों वैल्यूज बराबर हैं, विपरीत है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कंफर्म है कि इस पॉइंट पर परिणामी विभव का मान शून्य होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण निरक्षीय अवस्था में प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान शून्य होता है, अर्थात प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान v = 0 के तुल्य होगा। अभी तक आपने पढ़ा वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय अवस्था में विभव, वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय अवस्था में विभव। अगला है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सामान्य अर्थ ये है कि दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने पर या दो आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कंफर्म कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य उनमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मान लीजिए हम ऐसे मान के चलते हैं कि एक हमारे पास एक पॉइंट पर कोई प्लस q1 कूलम आवेश रखा हुआ है और किसी q2 आवेश को अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट B पर लाया जाता है। ये यहाँ पर q1 आवेश रखा है और इसके वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर किसी q2 आवेश को अनंत से लाया जाता है। ये अनंत पर q2 आवेश था और इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में B पॉइंट पर लाया गया, तो कंफर्म है कि इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वही किया गया कार्य इन दोनों आवेशों से बने इस निकाय में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय रचना में किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हमें निकालना ये है कि माना q1 q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर k परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हैं, तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अभी आप इसके पहले पढ़ चुके, q1 आवेश के कारण r दूरी पर स्थित पॉइंट B पर वैद्युत विभव का मान B = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 r के तुल्य होगा। यदि इस q2 आवेश को अनंत से इस B पॉइंट तक लाया जाए तो लाने में किए गए कार्य का मान कंफर्म है W = q2 × B के बराबर होगा, क्योंकि पता है कार्य बराबर आवेश × विभवांतर। अगर B की वैल्यू यहाँ पर रखें तो किए गए कार्य का मान W = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 r। ये आ गया इस q2 आवेश को अनंत से B पॉइंट तक लाने में कुल किया गया कार्य, और यही कार्य इन आवेशों से बने इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, अर्थात निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 r के बराबर होगा। इस फार्मूले का उपयोग करके हम किसी भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगला है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। सबसे पहले बात आती है कि विभव प्रवणता क्या है। आप पढ़ चुके, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q/r के तुल्य होता है। ये फॉर्मूले से क्लियर है कि जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा। तो एकांक दूरी के साथ यानी दूरी के साथ इसके कंफर्म है कि विभव में परिवर्तन होगा, तो दूरी के साथ होने वाले इस विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। जैसे जैसे दूरी बदलती जाएगी वैसे वैसे विभव का मान बदलता जाएगा। मान लिया कि दो बिंदुओं के बीच डेल्टा x दूरी पर विभव परिवर्तन का मान डेल्टा v है, तो इस फार्मूले के अनुसार विभव प्रवणता का मान डेल्टा v डेल्टा x के बराबर होगा। लेकिन चूंकि दूरी के साथ विभव का मान घट रहा है इसलिए विभव प्रवणता का मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से विभव प्रवणता का फार्मूला हो गया विभव प्रवणता =
डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। और इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक दूरी के साथ होने वाले विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये हो गया विभव प्रवणता। हमें विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। हमने मान लिया कि O पॉइंट पर कोई +2 कूलम का आवेश स्थित है। इससे कुछ दूरी पर या इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट B पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है। मान लिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर Q0 आवेश रखेंगे तो निश्चित है इस Q0 आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान F Q0 × E के तुल्य होगा। यदि इस Q0 आवेश को इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में B पॉइंट से A पॉइंट तक लाया जाए तो किए गए कार्य का मान W F डेल्टा x के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर बल की विपरीत दिशा में विस्थापन है इसलिए कार्य का मान W F डेल्टा x के बराबर हो गया। इसकी वैल्यू हो गई -Q0 E × डेल्टा x। अगर हम Q0 को यहाँ पर ट्रांसफर करें तो अगर W अपॉन Q0 -E × डेल्टा x के बराबर हो गया। और चूंकि W है Q0 आवेश को B से A पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य और कार्य व आवेश का अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच के वैद्युत विभवांतर के बराबर होगा। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा B हो तो ये हो गया डेल्टा B -E × डेल्टा x। और यहाँ से फार्मूला आ गया E -डेल्टा B अपॉन डेल्टा x। ये हो गया तीव्रता व विभव प्रवणता में संबंध। इसके अनुसार वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हम न्यूमेरिकली इसको इस्तेमाल करें तो सीधा इसको इस प्रकार से कह सकते हैं वैद्युत तीव्रता बराबर विभवांतर बटे दूरी। न्यूमेरिकली इसको हम एक फार्मूला इस प्रकार से भी कह सकते हैं तीव्रता बराबर विभवांतर बटे दूरी। वैसे तो तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है लेकिन इसके अनुसार में अगर हम तीव्रता का मात्रक निकालें तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गया तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। अभी तक आपने पढ़ा तीव्रता व विभव प्रवणता में संबंध। अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आप इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल यानी वैद्युत ध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाए तो उस पर लगने वाले बलों का मान सदैव टाउ PE sin थीटा के तुल्य होता है। मान लिया हमारे पास एक ध्रुव है जिसके आघूर्ण का मान B है, उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र E की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया तो निश्चित रूप से उस पर एक बलून कार्य करेगा और बलून का मान टाउ PE sin थीटा के बराबर होगा। मान लिया कि इस ध्रुव को क्षेत्र की दिशा से घुमाया जाता है। माना कि इसको अल्पकोण d थीटा से घुमाया जाता है तो अल्पकोण d थीटा से घुमाने में अल्प कार्य का मान dW टाउ d थीटा के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू हो गई PE sin थीटा d थीटा। हमें निकालना ये है कि मान लिया कि इसको पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा से थीटा 0 कोण पर रखा गया था और इसको आपने थीटा कोण तक घुमा दिया तो कुल घुमाने में किए गए कार्य का मान W इंटीग्रल थीटा 0 to थीटा dW के तुल्य होगा। इसकी वैल्यू हो गई इंटीग्रल थीटा 0 to थीटा PE sin थीटा d थीटा। इसका कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ये आपका हो गया PE तो यहाँ पर बाहर कांस्टेंट है बाहर आ गया। sin थीटा का इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता है -cos थीटा तो ये हो गया -cos थीटा और लिमिट है इसकी थीटा 0 to थीटा हो गई। लिमिट का यहाँ पर मान रखा तो इसकी वैल्यू का मान हो गया PE और ये हो गया cos थीटा 0 -cos थीटा हो गया। ये हो गया किसी वैद्युत ध्रुव को थीटा 0 कोण से थीटा कोण तक इलेक्ट्रिकल फील्ड में घुमाने में कुल किए गए कार्य का मान W PE cos थीटा 0 cos थीटा के तुल्य होगा। माना कि ये ध्रुव अगर संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में यानी थीटा 0 का मान अगर 0 है तो संतुलन की अवस्था से थीटा कोण तक घुमाने में कुल किए गए कार्य का मान W cos 0 की वैल्यू का मान 1 होगा। तो संतुलन की अवस्था से
थीटा कोण तक घुमाने में कुल किए गए कार्य का मान W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा के बराबर होगा। इस फार्मूले का उपयोग करके किसी भी वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में कुल किए गए कार्य के मान को ज्ञात कर सकते हैं। माना कि किसी वैद्युत ध्रुव को अगर हमने 90 अंश के कोण पर घुमा दिया तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी। तो अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू का मान 90 हो तो कुल किए गए कार्य का मान W इक्वल टू P इंटू E के बराबर होगा। अगर इसको हमने 180 एंगल पर घुमा दिया तो cos 180 की वैल्यू -1 होगी, तब यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा। तो कुल किए गए कार्य का मान W इक्वल टू 2PE होगा। इस फार्मूले का उपयोग करके किसी वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा से किसी भी कोण पर घुमाने में किए गए कार्य को ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र में ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगला है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को लाया जाए तो निश्चित रूप से कार्य करना होगा और वही किया गया कार्य उस ध्रुव में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हमने मान लिया कि कोई 2L लंबाई का एक ध्रुव है और जिसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाया गया कि वैद्युत क्षेत्र व ध्रुव के आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के अनुदिश हो। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, ध्रुव के आघूर्ण की दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। तो कन्फर्म में आघूर्ण की दिशा भी यहीं पर है, वैद्युत क्षेत्र भी यहीं पर है और इस प्रकार से इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया गया। जब ये वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के पहले तो यहाँ तक कोई कार्य नहीं होगा और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में जैसे ही इसको प्रवेश किया जाएगा तो -q आवेश पर बल लगेगा, लेकिन +q आवेश पर अभी भी कोई बल कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब कि -q आवेश पर बल लगेगा, इसको विस्थापित करेंगे तो -q आवेश के लिए कार्य होगा, लेकिन +q आवेश के लिए कोई कार्य नहीं होगा। कब तक? जब तक कि पूरा ध्रुव वैद्युत क्षेत्र में पूरा प्रवेश ना कर जाए। लेकिन जब इसको हम पूरा प्रवेश करने के बाद अंदर ले जाएंगे, जितना -q आवेश के लिए कार्य होगा उतना ही +q आवेश के लिए कार्य होगा। एक कार्य का मान उतना ही धनात्मक होगा, एक कार्य के लिए उतना ही मान ऋणात्मक होगा। तो बाद में भी कुल कार्य का मान 0 होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड के पहले भी कुल कार्य का मान 0 होगा, लेकिन जैसे ही इस ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया जाएगा तो पूरा प्रवेश करने तक जो कार्य किया जाएगा वही कार्य इस ध्रुव में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे ध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। मान लिया कि 2L लंबाई को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश किया गया कि इसके आघूर्ण की दिशा व वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के अनुदिश हैं। तो -q आवेश के द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। अतिरिक्त कार्य का मान बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। -q आवेश पर लगने वाले बल का मान हो गया -q × E और विस्थापन का मान 2L के बराबर हो गया। और चूंकि 2L × Q का मान ध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, तो इस किए गए कार्य का मान W इक्वल टू -P × E के बराबर हो गया। ये हो गया इस ध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर किया गया कार्य। यही कार्य इस ध्रुव में एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, क्योंकि इस अवस्था में आघूर्ण व वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 0 है। इसलिए इस स्थितिज ऊर्जा को हम U0 से डिनोट करते हैं। U0 का मान -P × E के बराबर होगा। इस ऊर्जा को द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लिया कि अगर इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल को या विद्युत को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया होता तो थीटा कोण पर रखने में एक कार्य करना पड़ता। और अभी आप पढ़ चुके हैं थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का मान W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा के तुल्य होता है। अतः थीटा कोण पर ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का कुल मान U थीटा इक्वल टू U0 प्लस W के बराबर होगा। U0 की वैल्यू यहाँ पर हो गई -PE प्लस PE 1 माइनस cos थीटा। इसको सॉल्व करने पर थीटा कोण पर ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान हो गया U थीटा इक्वल टू -PE cos थीटा। इस फार्मूले से किसी कोण थीटा पर
वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। यदि थीटा की वैल्यू का मान 180 है तो इस फार्मूला के अनुसार u 180 इक्वल टू प्लस Pe के बराबर होगा। अगर थीटा की वैल्यू का मान 90 है तो u 90 का मान 0 होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब द्रव्य के आघूर्ण की दिशा व वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, और जब दोनों के बीच के कोण का मान 180 अंश है तो स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। इसलिए इस ऊर्जा को स्थायी संतुलन की स्थितिज ऊर्जा और इसे अस्थायी संतुलन की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।